एजुकेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, अब आवाज आ रही है सबको? यस। सो चिल्ड्रन, टुडेज टॉपिक इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड ऑन द लिटरेसी रेट एंड हेल्थ केयर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, हर आदमी के हेल्थ केयर और लिटरेसी रेट पे हमारा जो है ये डिपेंड करता है। क्लियर? सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। जैसे ये लिटरेसी रेट, ठीक है, एंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो इससे हमारी मतलब जो है पॉपुलेशन की क्वालिटी होती है। अगर लिटरेसी रेट अच्छा है, हर आदमी हेल्दी है, ठीक है, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, उसके अंदर स्किल फॉर्मेशन है, स्किल फॉर्मेशन मतलब स्किल्ड आदमी है, हर काम को जल्दी जल्दी करता है। दी हाँ बोलो। दीज आर दी यस यस व्हाट हैपेंड? Okay, I am explaining. Yes, children, life expectancy is very important term. Means the, you can say the interval of your life. That is, जैसे पहले लोग क्या होते थे, कुछ लोग 90-90 साल तक जीते थे, 100-100 साल तक जीते थे, राइट? लेकिन अब हमारे यहाँ क्या होने लगा कि now we peoples are, don't have such a long life because of we are consuming artificial things. Means life expectancy means number of years how much you are alive. Understand? Means nowadays it is approx 68.3 years. It has been considered life expectancy. मतलब जितना ही ज़्यादा हम हेल्दी रहेंगे उतना ही हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी। हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, ज़्यादा दिन तक जिएंगे। ठीक है, तो ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। मीन्स व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड, हमने क्या उम्मीद लगाई है, हमारी लाइफ कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हर आदमी सोचता है हम 100 साल तक जिए, लेकिन ऐसे हमारे डाटास बताते हैं कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2016 के अकॉर्डिंग 68.3 ईयर्स ही है। ठीक है, तो इस वजह से मीन्स ये भी हमारे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। मीन्स अगर हमारी पॉपुलेशन लिटरेट है, ठीक है, एंड हेल्दी है, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एसेट है, एक बहुत बड़ी पूंजी है हमारी पॉपुलेशन। ओके चिल्ड्रन, सो लेट अस कम ऑन एजुकेशन। द फर्स्ट टॉपिक एजुकेशन। क्लियर? तो इन एजुकेशन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट सकल्स एजुकेशन इन इनिशियल ईयर। आपने सकल और उसकी स्टोरी पढ़ी थी, सकल और विलास की, जिसमें आपने देखा कि सकल की एजुकेशन बहुत अच्छी थी, है कि नहीं? उसकी इनिशियल ईयर्स में तो उसकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, लेकिन बाद में उसने जो है एजुकेशन गेन किया एंड फाइनली ही गॉट अ गुड जॉब, है ना, एंड गुड सैलरी, हैंडसम सैलरी मिला उसे। सो वी सॉ एजुकेशन वाज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल। सकल के ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या बात आई? एजुकेशन का इनपुट, जो उसके पापा ने उसको एजुकेट किया। ओके, इसीलिए सकल को जो है ज़्यादा अर्निंग होने लगी और वो जो है अपने आसपास के लोगों से मतलब जो है ही गॉट मोर एजुकेटेड एंड गॉट मोर ग्रोथ एंड मोर इनकम। ओके मुस्कान, ओके लोअर योर हैंड। इट ओपन न्यू होराइजन फॉर हिम, उसके लिए एक नया एक होराइजन खुल गया, मतलब मैक्सिमम अर्निंग का। क्लियर? सो इट ओपन न्यू होराइजन फॉर हिम एंड प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ। उसकी लाइफ की वैल्यू बढ़ गई, उसको देख के लोग खड़े हो जाते थे, उसकी पर्सनालिटी, उसकी लाइफ स्टाइल को देख करके लोग आश्चर्य करते थे कि कहाँ से इसके अंदर इतनी क्वालिटी आई। अंडरस्टैंड? सो इन दिस मैनर एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन की वजह से हमारी सोसाइटी का ग्रोथ होता है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज we will discuss more thing in graphical manner. Clear? Here you have got a graph of this lesson. यहाँ आप देख रहे हैं दो बच्चे हैं, दोनों स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, एंड यस हाँ बोलो। क्यों फोन किया? अभी ऑनलाइन क्लास के लिए डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हाँ बाद में बात करें।
So children, don't call me at the time of lecture, understand? तो ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारी नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस, इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, यानी हमारी गवर्नमेंट की भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाए। नेशनल इनकम कब बढ़ेगा? जब सब लोग हेल्दी होंगे और एजुकेटेड होंगे, हमारे कल्चर भी रिच होगा इससे। क्लियर? सो देयर इज़ अ प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, हर कोई जो है एजुकेटेड हो, इसके लिए एक प्रोविज़न स्टार्ट हुआ और हर एक की लाइफ में जो है क्वालिटी आए, एवरीबडी गेट एजुकेशन। फॉर दैट एलिमेंट्री एजुकेशन ऐड हुआ, ठीक है, हमारे एजुकेशन में एलिमेंट्री एजुकेशन ऐड हुआ। क्लियर? हियर इस पर गर्ल्स पर भी फोकस किया जाने लगा। पहले क्या था कि हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेल्स दैट फ्रॉम 1951 से लेकर के 2001 तक इफ़ वी मेक अ सर्वे, लिटरेसी रेट का हम सर्वे करें, तो ये जो हमारा ये ब्लू कलर है, दिस ब्लू कलर लाइन, ये पर्सन के बारे में दिया है, ठीक है, और जो रेड कलर है इट इज़ फॉर मेल। ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है ये मेल के लिए है, और जो उसके आगे ग्रीन कलर मतलब लाइट ग्रीन येलोइश ग्रीन कलर है ये फीमेल। ओके ओके, बी अ गुड लिसनर। ओके, हाँ, तो ये जो है ये जो ग्रीन कलर की है दिस इज फीमेल केस। तो ये जो हमारा सर्वे इट टेल्स दैट इन 1951 you can say males were 28% literate and females they were only 18% literate. इस ग्राफ से आप स्टडी कर सकते हैं, isn't it? If we take a pen, okay? अगर ये जो है हमारा ये जो ग्राफ है हमारा ये वाला, दिस इज हाउ मच 28% एंड दिस इज फीमेल। ये हमारा मेल है और ये दिस इज मेल, ओके, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। जो येलोइश कलर का है, येलो कलर का ये फीमेल है। ओके, तो अब देखो 1961 में अब हमारा जो है एजुकेशन बढ़ा, मतलब हमारी जो है क्या कहते हैं लिटरेसी रेट बढ़ी और ये 40% हो गया मेल का, दे आर मेल। ओके, एंड फीमेल बढ़ करके अब हमारे कितने हो गए 15%। 1971 में अब मेल बढ़ करके 45% हो गए और फीमेल हमारे 22% हो गई। 1981 में मेल बढ़ करके अब देखिए 56% हो रहा है एंड फीमेल हमारा बढ़ करके 28% 30% के अप्रॉक्स पहुंच गया। और 1991 में मेल्स हमारे 62% 64% तक पहुँचे और फीमेल हमारी जो है 40% तक पहुँच गई। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ओके, एंड मतलब ये हमारा लिटरेसी रेट है, इस तरीके से हमारे मेल और फीमेल इनका जो है वो बढ़ा। ओके, सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट 2011 की कंडीशन अगर हम ले लें तो इट रीच टू मैक्सिमम। मेल्स हमारे जो है 80% लिटरेट अब मिल रहे हैं, 82%, एंड फीमेल भी हमारी जो है कहाँ तक पहुँच गई, इट केम टू 65%, है कि नहीं, यानी लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज। ये 2017-18 का सर्वे रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, दिस इज डन बाय NSS, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, अंडरस्टूड। सो वी कैन गेट सच थिंग and don't put any mark on screen. So emphasis on girls, there is also an established of pace setting of schools। खूब तेज़ी से स्कूल खुलने लगे, नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में खुल गए, वोकेशनल स्ट्रीम स्टार्ट हो गए, यानी स्कूल कॉलेज में ही आप वोकेशनल कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ सकते थे। हमारी 5-year प्लानिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, एंड इन दिस 5-year प्लानिंग द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹151 करोड़ टू 3,766 करोड़, ठीक है, अप्रॉक्स इतना पहुंच गया। फर्स्ट 5 ईयर में हमारे एजुकेशन पे 151 करोड़ का जो है एक्सपेंडिचर आया था, बाद में इसकी प्लानिंग क्या हो गई 3,766 तक बढ़ा के कर दिया गया 11th प्लान तक। इस तरीके से हमारा जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है, हमारे एजुकेशन पे जो खर्च है, एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंस, तो ये हमारे परसेंटेज ऑफ जीडीपी लिया जाए तो पहले हमारी जीडीपी 1951-52 में 0.64% थी, नाउ इट इंक्रीज्ड 15-16 में इट बिकेम 3%। ओके, इसी तरीके से एंड हैज़ रिमेन्ड स्टैगनेंट अराउंड 3%।
ठीक है, और बाद में 3% पे फिक्स हो गई। एंड फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट, ठीक है, तो उसके एस्टिमेट के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ को स्टडी करके हम ये क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ही इज टेलिंग that study the graph and answer the following question. कह रहा has the literacy rates of the population increased since 1951? क्या 1951 के बाद जो है हमारी लिटरेसी रेट इंक्रीज हुई? डेफिनेटली इट इंक्रीज्ड, है कि नहीं। 1951 से इंक्रीज होकर के यहाँ तक पहुँच गई, तो ये विल से यस। इन विच ईयर इंडिया हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट? ओके 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 ओके, है ना। तो इन विच ईयर इंडिया हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट? इंडिया का हाईएस्ट लिटरेसी रेट 2011 में मिला, ठीक है। वाई लिटरेसी रेट इज हाई अमंग द मेल्स ऑफ इंडिया? बिकॉज आवर सोसाइटी इज मेल डोमिनेंट, मेल्स की तरफ ज़्यादा लोगों का झुकाव होने की वजह से हमारा लिटरेसी रेट मेल का अधिक रहा। वुमेंस की तरफ कम लोगों ने इंटरेस्ट लिया पढ़ाई लिखाई के लिए, और मेल पे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। दैट्स वाई दे बिकेम मोर एजुकेटेड। वाई आर वुमेन लेस एजुकेटेड दैन मैन? क्योंकि उनको डोमेस्टिक वर्क के लिए हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था उस समय का क्लास सिस्टम, उसमें वुमेन को डोमेस्टिक वर्क के लिए प्रेस्क्राइब किया गया। दैट्स वाई देयर एजुकेशन वाज वेरी लो। हाउ वुड यू कैलकुलेट लिटरेसी रेट इन इंडिया? इंडिया का लिटरेसी रेट ग्राफिकली वी कैन कैलकुलेट। व्हाट इज योर प्रोजेक्शन अबाउट इंडियाज लिटरेसी रेट इन 2020? 2020 में आपके ख्याल से क्या हो सकता है इंडिया का लिटरेसी रेट? तो यू कैन से दैट इट शुड बी अप्रॉक्स 90% फॉर मेल एंड एट लीस्ट 80% फॉर फीमेल, है कि नहीं, और ऑनवर्ड इट मे इंक्रीज मोर। अंडरस्टूड? सो ये था आपका एजुकेशन, राइट। अब हम बात कर लेते हैं एक एक्टिविटी की। कह रहा काउंट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन योर स्कूल इन योर नेबरिंग स्कूल। आस्क द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोवाइड यू विद द डाटा ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। हर क्लास में कितने बॉयज गर्ल्स का डाटा है। स्टडी द डिफरेंस। अब आप डिफरेंस स्टडी करो। इफ़ एनी एंड एक्सप्लेन रीज़न, और एक्सप्लेन करो रीज़न क्यों बॉयज़ ज़्यादा है गर्ल्स कम है, या गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ कम है कि नहीं। यू कैन एक्सप्लेन इट। तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ डिक्लाइंड। हमारा जो है जीडीपी का जो परसेंटेज है एजुकेशन के मामले में बहुत घट गया है। 17-18 में 2.7% रह गया। एंड द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951। हमारा लिटरेसी रेट 1951 में 18% था, अब वो बढ़ करके कितना हो गया 74% इन 2010-11। काफ़ी बड़ा लिटरेसी रेट, मीन्स गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्शन लिया। सो लिटरेसी इज द ओनली राइट, ओके। लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, इट इज़ ऑल्सो नीडेड। हमारा अधिकार ही नहीं है पढ़ना लिखना, ये हमारी आवश्यकता है कि नहीं। इट शुड बी आवर ड्यूटी टू स्टडी हार्ड, ये हमारी राइट है, ठीक है। सो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस, इट इज़ नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। हमने देखा है कि मेल्स की लिटरेसी रेट 16.6% हाइयर है, मतलब 16.6% ज़्यादा मेल हैं फीमेल की अपेक्षा। और भी कहाँ 16.1% हाइयर इन अर्बन एरिया, ठीक है। अर्बन एरिया में 16.1% हाइयर है, और रूरल एरिया में के कंपैरिजन में। तो 2011 में लिटरेसी रेट वैरिड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। केरला का लिटरेसी रेट 94%, और वहीं बिहार का लिटरेसी रेट क्या है? वहीं पे बिहार का लिटरेसी रेट आपका इट इज़ हाउ मच 62% ओनली, है ना। और केरला का 94%। यू कैन इमेजिन हियर कितना पीछे है बिहार, केरला कितना आगे। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपैंडेड टू ओवर 8.41 लाख इन 2015-16। Unfortunately, this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling. क्यों? क्योंकि स्कूलिंग की जो क्वालिटी थी बहुत पुअर, वहाँ स्कूल में इतना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ना होने की वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स दे गेट फ्लॉप्ड, है कि नहीं। तो इट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, isn't it?
सो अभी हम लोग इसको अभी देखते हैं, ये स्टडी करते हैं नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड हायर एजुकेशन, इनरोलमेंट एंड फैकल्टी। ठीक है, तो ये अगर हम इस चार्ट को देखें तो 1950-51 में 750 कॉलेजेस थे और 30 यूनिवर्सिटी थी और 2,63,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और टीचर्स 24,000 थे। अब 10 साल बाद, अब 1990 की बात करें, 40 साल के बाद, अब देखिए नंबर ऑफ कॉलेजेस, ठीक है, अप्रॉक्स 9 गुना बढ़ गए, है कि नहीं, 9-10 गुना। और ये जो 30 यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, और ये अप्रॉक्स 6 टाइम्स आपका इंक्रीज़ हो गया। और फिर स्टूडेंट्स भी उसी हिसाब से आपके बढ़ गए। ठीक है, और इधर टीचर एंड इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस की भी संख्या बढ़ गई। तो इस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं ग्राफ को। अभी देखो 1998, ठीक 8 साल बाद, अब ये 7,346 कॉलेजेस से बढ़ के अब 11,089 कॉलेज हो गए। यूनिवर्सिटी 177 से बढ़ के 238 हो गई, है ना। और स्टूडेंट्स भी बढ़ गए बहुत ज़्यादा, जस्ट डबल ट्रिपल हो गए। और इधर इसके अंदर जो टीचर्स होंगे डेफिनेटली बढ़ेंगे। इस तरीके से 2018-19 की बात अगर की जाए तो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हमारे 911 हो चुका है। ठीक है, एंड इधर पे जो है क्या कहते हैं, अभी इसका रिकॉर्ड नहीं मिल पाया हमें, वो भी मिल जाएगा। इस समय जब ये प्रिंट हो रहा था तब ये रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था, इस समय अवेलेबल होगा। क्लियर। लेकिन कुल मिला के हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इंक्रीज्ड, लेकिन आपने देखा कि 16-17 के बाद 17-18 में, राइट, तो इस कुछ इन दिस कंडीशन यू हैव सीन कॉलेजेस, देखिए 42,338 से घट के 41,112 हो गया, क्योंकि कुछ कॉलेजेस फर्जी पकड़े गए थे, डाटा इनका ज़्यादा था, फिर वो कॉलेजेस सील कर दिए गए थे, राइट। और यूनिवर्सिटीज़ तो खैर बढ़ी, है ना। इन दिस मैनर यू कैन स्टडी। UGC मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, ये एक संस्था है और ये संस्था ये सब काम करती है। क्लियर। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की तरफ से एनुअल रिपोर्ट आया था 2017-18 का। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ क्या देख सकते हैं, हमने देखा कि गवर्नमेंट स्टार्टेड सर्व शिक्षा अभियान। ओके, गवर्नमेंट ने एक सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया। क्लियर, हियर इट इज, राइट। अभी इसको हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्व शिक्षा अभियान। ओके, इसने क्या स्टार्ट किया, एलिमेंट्री एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सर्व शिक्षा अभियान took step towards providing elementary education to all children in age group of 6 to 14। जो बच्चे 6 से 14 साल की एज में थे 2010 में, ठीक है, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव था। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। एंड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट, जो आसपास की गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने इसको अचीव किया ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन शुड बिकम यूनिवर्सल, हर व्यक्ति को मिले। ठीक है, एंड इन्होंने एक चीज़ और भी शुरू किया, ब्रिज कोर्सेज स्टार्ट किए गए, फिर बैक टू स्कूल कैंपस स्टार्ट हुए। अंडरस्टैंड, इट हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर मिड डे मील स्टार्टेड। ठीक, इस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम चालू किए। फिर 12th प्लान हमारा स्टार्ट हुआ, जिसमें हमारा कंट्रीज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, बच्चों का एडमिशन, ठीक है, कितने बच्चे इनरोल हुए। तो हायर एजुकेशन में अगर हम 18 से ले करके 23 ईयर की बात करें तो 25.2% 2017-18 में बच्चे इनरोल हुए थे हायर एजुकेशन में, बाकी लोग छोड़ देते पढ़ाई। एंड रीच टू टारगेट ऑफ 30%। आज 20 और 21 में 30% लोग जो है हायर एजुकेशन ले लेते हैं। सो विच इज़ ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज। ठीक है, ये वर्ल्ड एवरेज से आ रहा है। क्लियर। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, राइट, ये भी स्टार्ट। वी विल डिस्कस सम मोर टॉपिक्स। अभी हम बात करते हैं
हमारी जो क्या कहते हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी काफ़ी इंक्रीज हुई 50 ईयर्स में। ओके, एंड क्यूरिकुलम मॉडिफिकेशन वोकेशनलाइजेशन भी स्टार्ट हुई। हाँ, आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है, 20 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन विल नॉट कम। ओके, सिलेबस मैंने नोटिफिकेशन में भेजा है, नोटिफिकेशन में देखो, सब लोग आज नोटिफिकेशन चेक करो, इसमें सिलेबस दिया हुआ है, राइट। फर्स्ट लेसन छोड़ दिए हैं सबका, फर्स्ट लेसन छोड़ करके आगे जितना पढ़ाया गया सब आएगा। अंडरस्टूड? हाँ, हाँ, सर्व शिक्षा अभियान, इट वाज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। It was an education program so that everybody, people of every class, whether they are depressed class people, weaker sections, scheduled caste, scheduled tribe, and people with low income, they could also educate their children in government schools. It was under Sarv Shiksha Abhiyan. Sarv Shiksha Abhiyan starts elementary education. Understand? It has given basic education. Primary education is basic for everyone. Up to 12th standard, now it comes under Sarv Shiksha Abhiyan. It starts elementary education, ठीक है, it focus on elementary education, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। और ये 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए होता है सर्व शिक्षा अभियान, और ये सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए होता है, पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए नहीं। अंडरस्टैंड? सो इट इज़ टाइम बाउंड इनिशिएटिव, और ये काफ़ी सफल भी हुआ। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्टार्ट किया, बच्चों को खाना भी मिलता था, फ्री यूनिफॉर्म भी मिलने लगा, बुक्स भी फ्री मिलने लगी, इतना कुछ गवर्नमेंट ने किया। लेकिन फिर भी लोग इन स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। ज़्यादातर बच्चे पब्लिक स्कूल में ही क्यों एडमिशन कराते हैं? बिकॉज दे गेट ओवरऑल डेवलपमेंट, है कि नहीं, वहाँ स्कॉलस्टिक, को स्कॉलस्टिक एंड इवन योर ट्यूटोरियल, सब चीज़ें जो है एकदम बेटर कंडीशन में चलती है। वो एकदम आपको जो है एक तरीके से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल दे हैव लैक ऑफ सस्टेन, इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान में जो है संख्या कम हो गई बच्चों की। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, हाँ, इसी का एक पार्ट है। आपने एजुकेशन से के बारे में ये देखा कि एजुकेशन इज़ वन ऑफ द एसेट फॉर पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी पूंजी है। अगर आप हाईली स्किल्ड एजुकेटेड मतलब चिल्ड्रन है, एम्प्लॉई, अगर आप कहीं पे जाते हैं तो आप हर काम को वेरी फास्ट यू कैन एफिशिएंटली यू कैन डू, इसलिए आप एक एसेट हैं पॉपुलेशन की। सेकेंड एसेट है हेल्थ। हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। यू आर सीरियसली बोर्ड टॉपर, लेकिन आपको कैंसर हो गया, आपको आर्थराइटिस हो गया, आपको कोई ऐसा डिजीज़ हो गया जो कि क्योर ही नहीं हो सकता है, तो आपका सारा पढ़ाई लिखाई बेकार हो गया। इसलिए हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है हेल्थ। इफ़ यू आर इल हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर हेल्दी वर्कर किसी फैक्ट्री में नहीं है तो उसका प्रोडक्शन टाइमली नहीं हो सकता है, वो हमेशा अफेक्टेड होगा, इज़न्ट इट? सो पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हेल्दी भी होना ज़रूरी है, इसीलिए बच्चों का चेकअप कराया जाता है हेल्थ सेंटर्स में, और एक आपका एक इलनेस प्रोग्राम से फाइट किया जाता है। क्लियर? ताकि हमारा जो है, जब हम हेल्दी होंगे देन वी विल गिव मैक्सिमम आउटपुट, वी विल प्रोवाइड मैक्सिमम आउटपुट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हेल्थ इज़ अ बेसिस ऑफ रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग। उसकी हेल्थ से पता लगेगा कि आदमी कैसा है, कितना जल्दी काम कर सकता है, कोई काम कितना क्विकली एंड एफिशिएंटली हाउ ही डज। आवर नेशनल पॉलिसी भी यही है कि हम लोगों को एक गुड हेल्थ प्रोवाइड करें, ठीक है। इसीलिए आपके स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम एपिडेमिक, इजंट इट? यू आर एसेट फॉर द कंट्री। हम अपने जो है गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी रिस्क विद द चिल्ड्रन, ओके। तो इसीलिए जो है, लेकिन यू आर गेटिंग एजुकेटेड थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, ओके। सो टेक इंटरेस्ट हियर। हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशनल सर्विस, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन होता क्या है, हमारा जो करप्ट सिस्टम है उसमें सारी फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिल पाती है कि नहीं। ये सिस्टम कैसे इम्प्रूव होगा? ये भी एजुकेशन से ही इम्प्रूव होगा, हेल्दी लोगों की वजह से, ठीक है। सो दीज मेजर्स
विच हैव बीन अडॉप्टेड हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यही मैंने अभी आपको बताया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गया आपका, इसमें पूछ रहे थे ना कोई बच्चा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2014 में 68.3 ईयर्स, मतलब 2014 में मैक्सिमम लोग 68.3 ईयर्स तक जिंदा रहते थे, और अब ये और बढ़ रहा है, 70 तक टच हुआ है। ओके, मतलब हमारी उम्मीदें क्या है, कितना दिन तक हम जिंदा रहना चाहते हैं, वही हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ठीक है, तो जब हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे। दैट्स वाई हमें हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। हाँ बेटा, एक टर्म है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 टू 34। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि पीपल मीन्स जो हमारे क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं 1 ईयर से पहले ही बहुत सारे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। ठीक है, तो 1951 में 147 था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट। ठीक है, 1 साल की एज में ही लोग चल बसते थे, और 1951 में अब ये 34 रह गया, सॉरी 2016 में 34 रह गया। क्या रीज़न है? क्योंकि हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई है। बच्चा जैसे ही मैटरनिटी सेंटर से ही उसको सारे टीके लगने लगते हैं। गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड मैक्सिमम बेनिफिट्स। ओके, तो हमारा ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुआ कि नहीं, घट गया। सो एक है क्रूड बर्थ रेट have dropped from 20.4 and death rates to 6.4 within the same duration of time. क्रूड बर्थ रेट मतलब जो बच्चे पैदा होने का जो रेट था, हमने फैमिली प्लानिंग की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, मतलब जो एक एक घर में 12-12 बच्चे होते थे उनकी संख्या घटाई गई, क्योंकि हमने फैमिली प्लानिंग यूज़ की। डेथ रेट ये 6.4% हुआ। ठीक है, और घट गया क्योंकि हमने गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल कराई है, इज़न्ट इट। और इससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इम्प्रूव हो गई। क्लियर? और ये एक अच्छा इंडिकेटर है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, हर बच्चे के लिए। अंडरस्टूड? सो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो, राइट। एंड नेक्स्ट है, लास्ट पेज इज रिलेटेड टू योर ग्राफ। किसने हमारे जो है क्या कहते हैं, सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसका डाटा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, 2017 में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, पहले कितना कम थे, बाद में कितना ज़्यादा हो गए। ठीक है, इसके बाद बारी आती अनएम्प्लॉयमेंट की। बेटा हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी मेजर प्रॉब्लम। आपने पढ़ा था कि सकल की मदर जो थी शिवा, ठीक है, लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स चिल्ड्रेन एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। ठीक है, फील्ड में मदद करती थी अपने हस्बैंड के साथ। सकल का जो ब्रदर था जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग, इधर उधर घूमते रहते थे। तो कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या आप शीला, जीतू और सीतू को अनएम्प्लॉयड कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि वो काम करते थे। इफ नॉट वाई? क्योंकि वो जुटे रहते थे। So unemployment is said to exist when people who are unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find job। जो भी वेजेस मिल रहे हैं उस पर लोग तैयार हैं काम करने के लिए, लेकिन फिर भी जॉब की शॉर्टेज हो गई, इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड। शीला जो थी आउटसाइड वर्क करने में क्या इंटरेस्टेड नहीं थी। तो हम क्या कहेंगे कि सी बात, यस टेल, हाँ व्हाट डू यू वांट, हाँ योर क्वेश्चन टेल। ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर, डोंट वरी। तो हाँ, अभी हम लोग आते हैं डोमेस्टिक डोमेन के लिए। जो है जीतू सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। जीतू और सीतू से हम काम नहीं करा सकते क्योंकि वो बच्चे हैं। एंड यू हैव गॉट, हाँ, द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। 15 साल के बाद हम बच्चों से काम करा सकते हैं। 15 ईयर से 59 ईयर्स तक वर्क फोर्स होता है, हमारा काम करने का समय होता है। अंडरस्टैंड? एंड सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस ग्रुप। सकल के भाई बहन इस ग्रुप में नहीं थे, इसलिए उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। ठीक है, अब हमारे अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह के होते हैं, एक सीजनल एंड एक डिसगाइज्ड। ओके चिल्ड्रन? हाँ, सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके,
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजन के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। जैसे हमारे घर में गांव में खेतों में लेबर काम करते हैं, ठीक है, जब हमारा सोइंग का टाइम आता है और हार्वेस्टिंग टाइम इज देयर, देन पीपल आर इंगेज्ड इन वर्क, बट व्हेन ऑल दीज सीजन्स आर ओवर, approx 8 months they are unemployed. This is seasonal because in season they are getting employment, and after season, when season goes on, then they are unemployed. This is called seasonal unemployment. And disguised unemployment is very interesting case. Means in case of disguised unemployment, ठीक है, क्या होता है, when people are not able to find jobs during some, हाँ ये तो सीजनल था। और आपका जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, लगता है कि एम्प्लॉयड है, दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट, एक खेत होता है उनके पास, वहाँ काम मिल जाता है। दिस फाइनली यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर। जैसे किसी खेत में 5 मेंबर की ज़रूरत है और उस फैमिली में 8 लोग हैं, 5 लोग भी वही काम कर सकते थे और वही घर के 8 लोग मिल करके काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं, अगर वो काम ना भी करें तो भी काम टाइम से पूरा होगा, और अगर वो काम करते भी हैं तो भी काम उसी टाइम पे पूरा हो रहा है। तो ये 3 मेंबर हमारे क्या हो गए, दीज 3 आर एक्स्ट्रा पीपल, ठीक है। तो यही 3 लोग जो हैं यही हमारे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, ठीक है। यानी कि मीन्स दीज 3 पीपल, अगर हम इनको रिमूव कर दें तो हमारी प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता, प्रोडक्टिविटी सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। So as a definition, you come to the point that disguised unemployment